हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि डिसाइडेड है कि आज हम लोग देखने वाले, जी हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं अशोक के अभिलेख के बारे में देखेंगे। ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में देखेंगे आज हम लोग, है ना। तो और चलो उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग। अशोक ने जो जिन लोगों को धर्म प्रचार या धम्म प्रचार के लिए व्यक्तियों को भेजा था, किनको कहाँ भेजा था, है ना, वो देख लेते हैं ना। देखो, हम लोगों ने देखा था कल, ये देखा था, लेकिन एक सीक्वेंस में एक चार्ट की तरह एक प्लेस पे अगर रहेगा वो, तो अच्छे तरीके से याद रख पाओगे उसको, है ना। तो इसलिए हम लोग वो देख लेते हैं यहाँ पे। आप लोग, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप लोग इसका नोट्स वगैरह बनाया करो, है ना, नोट्स बनाया करो। और मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना पहले, है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर ही हम लोग इसको डिस्कस, जो भी नोट्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वहां पे, है ना। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक हम लोग देखेंगे, है ना, कौन कौन गए और कहाँ गए। उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे चलेंगे। चलो, वैसे हम लोगों ने क्लासेस, ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी। चलो, धर्म प्रचारक यहाँ पे होगा, इधर धर्म प्रचारक, चलो यहाँ लिख देता हूं, है ना, धर्म प्रचारक, और इधर कहां पर भेजा गया, है ना, तो स्थान लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले धर्म प्रचारक में हम लोग देखेंगे मझंतिक नाम के व्यक्ति जो थे, उनको धर्म प्रचार में भेजा गया। कहाँ भेजा गया उनको? तो कश्मीर का जो एरिया था, कश्मीर गांधार का जो एरिया था, है ना, कश्मीर गांधार का जो एरिया था, वहां पर ही मझंतिक को भेजा गया। अगले हैं मंजिम, है ना, अगले मंजिम है। मंजिम को कहाँ भेजा गया? मंजिम को भेजा गया कहाँ? हिमालय। ठीक है। अगले हैं हमारे शोन व उत्तरा। इनको कहाँ भेजा गया? शोन व उत्तरा को भेजा गया सुवर्ण भूमि, है ना, सुवर्ण भूमि इनको भेजा गया। अगले हैं हमारे रक्षित। इनको कहाँ भेजा गया? रक्षित को उत्तरी कनारा, यहां पर इनको भेजा गया। अगले हैं हमारे धर्म रक्षित। अगले पिछले हो गए कौन? रक्षित, और ये हैं धर्म रक्षित। इनको कहाँ भेजा गया? धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत में इनको धर्म प्रचार के लिए भेजा गया, है ना। अगले हैं हमारे महारक्षित। ये देखो, रक्षित, धर्म रक्षित, महारक्षित, इस तरह के तो रक्षित नाम के तो 3 व्यक्ति थे जो प्रचार प्रसार के लिए गए। इनको कहाँ? यवन भेजा गया, है ना, यवन राष्ट्र, इनको यवन भेजा गया। अगले हैं हमारे महाधर्म रक्षित। देख रहे हो, महाधर्म रक्षित,
महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा गया? इनको भेजा गया, महा को महा भेज दिया गया, यानी महा को महाराष्ट्र भेज दिया गया, है ना। इनको महाराष्ट्र भेजा गया। चलो आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, अगले हैं हमारे महादेव। महादेव जो हैं, अगले महादेव हैं। इनको कहाँ भेजा गया? महादेव को भेजा गया मैसूर भेजा गया इनको, मैसूर। अगले हैं महेंद्र एवं संघमित्रा। ये तो हम लोगों ने बहुत बार चर्चा कल की थी। महेंद्र व संघमित्रा, इनको भेजा गया कहाँ? तो श्रीलंका, है ना। इनको श्रीलंका भेजा गया। चलिए, तो इस चार्ट को आप लोग देख लेना अच्छे से। अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, अशोक के अभिलेख आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं? तो आधुनिक भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने जो प्लेसेस हैं वहां पर इनके अभिलेख मिले हैं। जैसा कि पता ही है, हम लोग जानते ही हैं कि इनका शासन इतने स्थान पर था, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मिलनी चाहिए। ये सभी शिलालेख जो हैं ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के पुख्ता प्रमाण हैं, है ना। किस तरह के प्रमाण हैं कि वहां पर इनका शासन था, शासन रहा होगा, तभी तो इनके शिलालेख आदि वहां तक पहुंचे, है ना। अशोक के शिलालेख जो थे उनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक, जितने तरह के, लगभग 4 तरह की लिपि उस समय थे, सभी का प्रयोग हुआ था, है ना। क्योंकि उस समय कहाँ किस तरह के लोग किस तरह की लिपि को समझ सकते थे, वो भी तो आवश्यक था। इसलिए जो जिस तरह की लैंग्वेज लिपि को समझ सकता था, पढ़ सकता था, उस तरह किया गया, ताकि उस समय भी और बाद के समय में भी लोग पढ़ समझ सके। ग्रीक एवं आरमाइक लिपि जो थे वो उनके अभिलेख कहाँ? अफगानिस्तान में मिले हैं। और खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख मिले हैं वो उत्तरी पाकिस्तान से मिले हैं, है ना। शेष भारत जो है वहां पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख पाए गए हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली को रखा था, है ना, और लिपि उनकी जो थी ब्राह्मी थी, है ना। देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली रखा था उन्होंने, लेकिन लिपि उनकी ब्राह्मी थी। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि हमारी जो राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। राजकीय जो भाषा है ना, जिसको ऑफिशियल वर्क के लिए, जो सरकारी काम आदि है उसके लिए इसको राजकीय भाषा है, वो हिंदी है। हमारी भाषा हिंदी है ना। पर हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है ना। तो उसी तरह भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी अपनाई गई थी। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है ना। एपिग्राफी कहा जाता है। जो उत्कीर्ण मतलब क्या है? जो
नक्काशी आदि करके अभिलेख जो लिखे हुए होते हैं, इस तरह नक्काशी से लिखे हुए होंगे। मान लो ऐसे नक्काशी किया हुआ है और उससे लिखा हुआ है, ऐसे वो अच्छे भी हो सकते हैं। मेरी पेंटिंग बुरी है इसलिए ऐसा फील हो रहा है, पढ़ नहीं पाओगे आप, लेकिन मैंने यहाँ अशोक लिखा है। तो इस तरह से नक्काशी करके जो लिखा गया था या उत्कीर्णित चीजों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अशोक के रामपुरवा अभिलेख जो है अशोक के, वो बिहार राज्य के कहा मिले हैं, चंपारण जिले में मिले हैं। जबकि प्रयाग स्तंभ जो है वो कौशाम्बी से मिले हैं, है ना। जो बाद में क्या हुआ, मुगल सम्राट अशोक ने प्रयाग वाले स्तंभ लेख को कौशाम्बी से कहां पर रखवा दिया, इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जो है, देखो अभिलेख आदि जो जिस तरह होते थे ना, उसमें कुछ राजकीय घोषणाएं होते थे। जो राजकीय घोषणाएं मतलब राज्य के अधिकारियों से रिलेटेड शासनादेश आदि जो दिए जाते थे वो, और एक प्रजा के लिए संदेश होता था स्पेशल, तो दोनों अलग अलग होते थे, है ना। तो जब ये राजकीय घोषणाएं हैं वो जिन स्तंभों पे उत्कीर्ण किए गए थे उनको क्या क्या कहा गया, लघु स्तंभलेख कहा गया, है ना। अशोक के समस्त शिलालेख लघु एवं दीर्घ स्तंभ लेख हैं, जिस पर ब्राह्मी लिपि में ही उत्कीर्ण किया गया है। अभी तक 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। देखो बहुत सारे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पीटी में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, और ज्यादातर एग्जाम्स में यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है कि अशोक को के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किसने किया, है ना। सबसे पहले किसने किया, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी जेपीएससी हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, तो ये याद रखना। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेंथेलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। अशोक स्तंभ जो दिल्ली में है इसका पता टिफेंथेलर ने 1750 में लगाया। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया, जो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख कहलाए। अशोक का जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा अभिलेख जो है, यानी सबसे अधिक चीजें या बातें उसमें जो लिखी गई हैं, वो 13वां अभिलेख है, जो उड़ीसा के धौली स्थान में पाया गया है। और सबसे छोटा जो है वो रुमनदेई अभिलेख है, जो लुम्बिनी में पाया गया है। ठीक है, चलिए। अशोक के स्तंभ लेख में उनमें वर्णित कुछ विषय थे, है ना। अगर अभिलेख है तो कुछ विषय होगा उसमें, है ना। कुछ भी हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं तो एक विषय को लेकर कर रहे हैं ना। ऐसे ही नहीं कि आज हम लोग क्लास करेंगे, है ना, और जो मन में आएगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। हम लोग डिसाइड भी करेंगे कि अगर डाउट सेशन है तो डाउट सेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। डाउट सेशन है आज, हम लोग इस तरह करके चर्चा करेंगे, जैसे कि मैं बिगिनिंग में ही करता हूं कि जैसा कि डिसाइडेड है कि आज हम लोग कौन सी क्लास करने वाले हैं। तो उसी तरह अशोक के स्तंभ जो थे उसमें पहला जो है प्रथम अभिलेख, उसमें क्या है, अहिंसा पर बल दिया गया। जैसा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का ज्ञान इनके पास है, उनकी दीक्षा ले रखी है उन्होंने, तो अहिंसा पर बल हो दिया ही जाएगा, है ना। पशु आदि पर जो है उनकी हत्या, जो उनकी बलि जो दी जाती थी, उससे रिलेटेड इसमें अभिलेख में है कि अहिंसा नहीं करना है। दूसरे अभिलेख में क्या है, समाज कल्याण हेतु कार्य करना है, जिसमें मनुष्य और पशु के चिकित्सा व्यवस्था के बारे में भी दिया गया है। और पड़ोसी राज्य जो थे उसमें चोल और पांड्य राज्य यहाँ पे थे, तो शक्तिपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन भी दूसरे अभिलेख में किया गया है। तीसरे अभिलेख में क्या है, इसमें राजकीय अधिकारियों
युक्त राजयुक्त तथा प्रादेशिकों को आदेश दिया गया है कि 5वें वर्ष में राज्य में उन्होंने जो दौरा किया उसमें ब्राह्मणों, मित्रों तथा सदा उदारता पूर्ण व्यवहार करें। ब्राह्मण हो या मैत्री जो हो, उनके साथ सदा उदारता पूर्ण व्यवहार करने की इसमें अधिकारियों को आदेश या संदेश दिया गया। चौथा अभिलेख जो है, जिसमें भेरी घोष जो युद्ध होता है उस स्थान के जगह पे धम्म घोष यानी शांति की घोषणा की गई। देखो ऐसे इसको देखो, इसको ऐसे पढ़ना है। चौथे अभिलेख में क्या किया गया? भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई, है ना। धम्म घोष मतलब शांति, भेरी घोष मतलब युद्ध। पशु हत्या को बहुत हद तक रोकने के लिए दावे किए जाने लगे। इसी अभिलेख में, चौथे अभिलेख में यह दावा किया गया। पांचवा अभिलेख जो है, शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। इस पर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। छठवां अभिलेख जो है, उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म संयम हो, आत्मनियंत्रण हो, प्रेम हो, इस तरह की बातें हम लोगों ने देखी थी कि इन्हीं आधार पर, ऐसे ही विचारों पर, ज्ञान पर अशोक जब बौद्ध की शिक्षा, उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तो उन्होंने इस तरह की ही शिक्षा और विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश की और प्रचार प्रसार भी किया, है ना। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना बताया गया, है ना। कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो आप लोग तैयार रहो, इस तरह की बातें छठे अभिलेख में की गई। सातवां अभिलेख जब हम लोग देखेंगे, उसमें सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। उसमें भाव रखना है। हम लोगों ने धम्म में ही जब देखा था कि सभी धर्म बराबर हैं, अपने धर्म को बड़ा कहना या उसकी प्रशंसा अधिक करना, ऐसा नहीं करना है, सबका धर्म बराबर है, इस तरह की बात उन्होंने की थी। आठवां अभिलेख जो है, उसमें अशोक ने धर्म या तीर्थ यात्रा के उल्लेख किया। जो अशोक ने बोध गया की भी यात्रा की थी, तो उसका उल्लेख इसमें है। नवीं जो अभिलेख है, उसमें क्या है? सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया। जो धम्म में क्या है कि दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। दास हैं तो आप उनको ऐसे मत देखो कि वो दास है ना। दास है का अर्थ है कि दास तुम्हारे कब काम आया, कितना काम आया, उस विषय में भी उसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि दास है अब हमारे लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि देखो दास को रखना है, उसको खाना खिलाना है ना। चलो पैसे उस समय दासों को नहीं दिए जाते थे, है ना, पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन दास को खाना खिलाना है, यदि बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराना है, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं जा रहे हैं उसको, है ना। तो वो अपना इलाज कैसे कराएगा? इलाज हमेशा खर्चीला रहा है, चाहे वो कोई भी समय हो, है ना। तो उस समय खर्च करना है उस पे, तो ऐसे में ना दास बोझ लगने लगते थे। दास जो है बोझ लगने लगते थे लोगों को, जो मालिक होता था उसका। आप सोचो, कोई व्यक्ति है, उसका मालिक हो रहा होता था, कोई मालिक, व्यक्ति का मालिक, उसके शरीर का मालिक, है ना। वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है, मालिक जो कहेगा वही करना है ना। तो इस तरह तो दास और नौकरों के प्रति दया भाव रखना है ना, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी है, इस तरह की चीजें इसमें शिक्षा दिया गया 9वें अभिलेख में। 10वें अभिलेख में क्या हुआ कि ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई तथा धम्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। यह राजा फेमस है या इसकी गौरव के बारे में बात की जाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि धम्म से क्या फायदा है, धम्म की विशेषता के बारे में बात करें, धम्म श्रेष्ठ है ना कि कोई व्यक्ति, है ना। तो इस पर बल दिया गया 10वें अभिलेख में। 11वें अभिलेख में क्या हुआ कि धर्म को वरदान को सर्वोत्कृष्ट मानकर धम्म की व्याख्या की गई, है ना। 12वां
अभिलेख जो था उसमें सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करना है, विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एवं महिला महामात्र की नियुक्ति की गई, है ना। जैसे जैसे पुरुष, एक ऐसे समझ के देखो आप, अभी अगर थाने में भी है तो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, है ना। तो यदि किसी तरह के बातों को या अपने बातों को रखना भी है तो अधिकारी सिर्फ पुरुष ही होंगे तो हो सकता है। देखो समाज हमेशा इसी तरह, अभी समाज में परिवर्तन है, अभी हो रहा है परिवर्तन, पर आप एक स्थान को देखकर जो स्थान विकसित है उसको आप नहीं कह सकते हो कि समाज पूरी तरीके से विकसित हो गया है ना। तो ये समाज हमेशा ऐसा ही था, तो उसके लिए महिलाओं से संबंधित ज्ञान या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महिला महामात्रों की नियुक्ति की गई। 13वां जो अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। युद्ध में जैसे हम लोगों ने देखा कि 1 लाख लोगों के मरने की बात कही गई है और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, है ना। और इसी में यह बताया गया है कि कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात हुई उसमें, है ना। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, वो मुन्ना भाई MBBS, है ना। MBBS शायद 2 के बारे में बात हो रही है, जिसमें सर्किट हमेशा कहता रहता है कि हृदय परिवर्तन हो जाने वाली बात, है ना। तो उस तरह इसको उस वे में लेकर नहीं जाना है, वो हृदय परिवर्तन नहीं, रियल हृदय परिवर्तन की बात होती है। चलिए आगे देखते हैं। 14वां अभिलेख जो है उसमें प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। ये नहीं है कि आप बौद्ध धर्म अपना लो, कभी ये नहीं कहा गया कि बौद्ध धर्म अपना लो, है ना, या ब्राह्मण धर्म अपनाओ। जैसे देखो अशोक जो थे उन्होंने तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रखी थी, तो वो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना लो, है ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने क्या किया कि पिता के समान जब भी किसी भी तरह की आवश्यकता हो, है ना, तो पिता के समान एक शासन करने की कोशिश की। अशोक के गुहा अभिलेख एवं स्तंभ अभिलेख के बारे में हम लोग अब देखेंगे। दक्षिण बिहार का के जिले में बराबर पहाड़ी में 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ऊपर पाली भाषा हम लोगों ने देखा, यहाँ प्राकृत भाषा थे। केवल 2 अभिलेख जो थे, जो शाहबाजगढ़ी तथा मानशेहरा थे, उनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी थी, है ना। ये लिपियां किस तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। इधर से हम लोग ऐसे लिखेंगे उसको, है ना, दाएं से बाएं ओर ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ जब कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इन लिपियों में, है ना। फिर ऐसे 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 चलते रहेंगे। इधर से स्टार्टिंग नहीं होती है, इनकी स्टार्टिंग इधर से होती है। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला में आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला तथा कांधार के पास शेरकुना नामक स्थान पर यूनानी तथा आरमाइक 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख मिला। देखो इसमें भग्न अभिलेख का अर्थ क्या होता है? भग्न मीन्स टूटा हुआ होता है ना, भग्न मीन्स टूटा हुआ होता है। तो यह अभिलेख जो मिला है एक टूटा हुआ अभिलेख मिला है ना। चलिए आगे देखेंगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या क्या थी? 7 थी। गुहा अभिलेख और स्तंभ अभिलेख की हम लोग बात कर रहे हैं तो 7 स्तंभ अभिलेख थे, जिसमें से 6 जो हैं वो पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है, यानी पाषाण मीन्स पत्थर, स्टोन, है ना, स्टोन के ऊपर। इन स्थानों के नाम हैं 6 जो हैं ये हैं दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख शुरुआती दौर में तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था, लेकिन मध्ययुगीन समय में जब FST यानी फिरोज शाह तुगलक जब आए, है ना, FST जब आए तो उन्होंने इस अभिलेख को दिल्ली लेकर वो आ गए, है ना। इस पर 7वां अभिलेख
उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ, ये क्या है, सबसे पहले मेरठ में था, एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि वो दिल्ली में लेकर आ गए। लौरिया, अरेराज एवं लौरिया, नंदगढ़, इससे लौरिया, अरेराज एवं लौरिया, नंदगढ़ से भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, पीटी में, है ना। स्तंभलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है, ठीक है, जिस पर बैल की आकृति है। इस पे कुछ भी पूछा जा सकता है। लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़ जो है वो कहाँ पर है, तो चंपारण में है। इस पर किस पशु की आकृति है या इस पर क्या आकृति बनी हुई है, तो बैल को याद रखना है ना। चलिए नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि बसहा लघु शिलालेख जो है वो बिहार के कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र में बसहा नाम का एक स्थान है, वहां पर अवस्थित है। इसको स्थानीय लोगों ने क्या किया कि मठमुरिया और मुरमुरिया के नाम से भी प्रसिद्ध कर रखा है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज 2009 में की थी। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म या धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात गुजारी थी। बसहा शिलालेख जो है यहाँ पर इन्होंने 256 रात गुजारी थी, यहाँ पर नहीं, 256 रात इन्होंने धम्म प्रसार के लिए गुजारी थी यहाँ पर। अशोक के परवर्ती शासक के बारे में अब देख लेते हैं हम लोग। धम्म प्रचार हम लोग ने अभिलेख को देख लिया, अब जो है अशोक के परवर्ती शासकों को हम लोग जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलो एक और चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, थोड़ा कुछ जो अशोक के अभिलेख वगैरह थे, लघु स्तंभ के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ना। एक चार्ट, छोटा सा चार्ट हम लोग तैयार कर लेंगे इस पे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह के कौन सा अभिलेख पाया गया है। अशोक के लघु स्तंभ का हम लोग देखने वाले हैं। अशोक के लघु स्तंभ के बारे में हम लोग देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, नहीं व्हाइट करते हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख, हम लोग लघु स्तंभ लेख को देखेंगे। कलर नहीं चाहिए। लघु स्तंभ लेख, ये सब आप फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आप लोग लिख लेना, इसको लिख लेना, एक नोट्स बना लेना, कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। टोपरा नामक स्थान पर अभिलेख पाया गया है ना। वो स्थान कहाँ है, तो यूपी में है। हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरठ में भी लघु स्तंभ लेख पाया गया, वो भी कहाँ है, यूपी में है। प्रयाग में भी पाया गया, हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा है ना, तो प्रयाग भी यूपी में है। लौरिया अरेराज के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। लौरिया अरेराज लघु स्तंभ जो है वो कहाँ है, चंपारण में है ना। चंपारण, जो देखो, जो किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये चंपारण कहाँ है, ये तो पता ही होगा उनको, है ना। तो इस विषय में यहाँ पे हम लोग वो नहीं लिख रहे हैं कि कहाँ पर है चंपारण, है ना। और लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगढ़ दोनों तो एक साथ में ही हम लोगों ने देखा था ना। नंदगढ़ ये भी चंपारण में है। अगला देखेंगे रामपुरवा। रामपुरवा जो है ये भी कहाँ है, चंपारण में। तो आसानी से ये 6 लघु अभिलेख के बारे में आप लोगों को याद हो जाना है ना। चलिए आगे अब देखते हैं
अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अशोक के परवर्ती शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे अब, है ना, यानी अशोक के बाद के शासक जो हुए उनको हम लोग अब देखेंगे। तो अशोक के बाद क्या हुआ, अशोक के मृत्यु के बाद क्या हुआ, मौर्य सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद क्या हुआ, लगभग 5 दशक तक, 5 दशक यानी 50 वर्षों तक जो मौर्य साम्राज्य के शासक जो हुए निर्बल उत्तराधिकारी साबित हुए, निर्बल रूप से उन्होंने शासन को संचालित किया। और जैन बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में क्या कहा गया है, तो उनके विरोधी विचार हैं, है ना, उनके विरोधी विचार हैं। पुराणों में अशोक के बाद कहा गया, क्या कहा गया कि अशोक के बाद पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा की गई है, जबकि दिव्यावदान जो था उसमें 6 शासकों की चर्चा की गई है कि अशोक के बाद 6 शासक हुए। अशोक की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि साम्राज्य जो है पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग को जो संभाल रहा था, जो राज कर रहा था, जो शासन कर रहा था, वहां पर कौन थे, कुणाल थे। पश्चिमी भाग पर कुणाल और पूर्वी भाग पर जो शासन करता थे वह संप्रति नाम के थे, है ना। 170 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि पश्चिमी भाग पर बैक्टीरियाओं ने हमला कर दिया, यानी यूनानियों ने हमला कर पूर्ण अधिकार कर लिया, लेकिन पूर्वी भाग जो था उस पर दशरथ ही राज करते रहे, जो अशोक के उत्तराधिकार को कायम उन्होंने रखा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो सम्राट है बृहद्रथ हुआ, जैसे कि हम लोग शुरुआत में भी हम लोगों ने देखा था। 185 ईसा पूर्व बृहद्रथ की हत्या कर दी गई उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, चलो अब छोटा सा एक वो देख लेते हैं हम लोग कि दिव्यावदान के अनुसार शासक जो हैं, कौन कौन से शासक यहाँ पे हुए, है ना, दिव्यावदान के अनुसार। है ना, कौन कौन शासन हुए ये हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, शासक कौन कौन से हुए, है ना। पहला है दशरथ, दूसरे हैं संप्रति जो पूर्वी भाग को संभाल रहे थे, हम लोगों ने देखा है ना। तीसरे हैं हमारे शाली शुक नाम के, है ना, शाली शुक। चौथे हैं हमारे देववर्मन, ये सब ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य के ही शासक थे दिव्यावदान के अनुसार। शतधनुष, है ना, शतधनुष। देखो दिव्यावदान को ही हम लोग मानेंगे क्योंकि बहुत सारे स्थानों पे इनकी चर्चा हुई है, और इसमें जैसे अगर पुराण की बात कहें तो उसमें 1 या 10 शासक के बारे में कहा गया, तो 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना, लेकिन इसमें 6 शासकों के बारे में कहा गया, और एटलीस्ट इसमें नाम बताया गया 6 शासकों का, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी रही, अच्छी लगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे, जैसा कि डिसाइड है हम लोग उसी पैटर्न पे चलेंगे। तो जैसा कि डिसाइड है हम लोग कल क्या देखने वाले हैं,
वो कल आप लोग देख कर आना, हम लोग क्या देखने वाले हैं ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।